नमस्कार। राम गुराम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम लोग भूगोल विषय में पढ़ रहे थे भारत के प्राकृतिक प्रदेश। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने मध्य मैदानी भाग के बारे में अध्ययन किया और दक्षिण पठारी भाग के बारे में कुछ अंश पढ़ा, जिसमें दक्कन का पठार के अंतर्गत मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार आदि। जब छोटा नागपुर का पठार की चर्चा करते हैं तो एक उसकी विशेषता याद आती है कि वह छोटा नागपुर का पठार भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी विख्यात है। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र अत्यंत ही खनिज पदार्थ यानी खनिज पदार्थ के दृष्टि से अत्यंत ये धनी क्षेत्र है और अत्यधिक खनिज पदार्थ इस क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें बॉक्साइट, तांबा, लौह अयस्क, कोयला आदि। आइए उसके आगे पढ़ते हैं आज के क्लास में। भारत के प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत दक्षिण पठारी भाग, इसमें देखते हैं दक्कन का पठार त्रिभुजाकार आकार का है। दक्कन का पठार त्रिभुजा आकार का है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, महादेव की पहाड़ी के मध्य में स्थित है। इसका निर्माण रावेदार शैलों से हुआ है। इसमें जीवाश्म रहित ग्रेनाइट, चूना पत्थर, बालू पत्थर आदि शैल से मिलकर यह बना है। दक्कन पठार में सतपुड़ा, महानदी का बेसिन, तेलंगाना पठार, कर्नाटक का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आदि है। जनजीवन, पठारी क्षेत्र का जनजीवन क्या है, उद्योग धंधे क्या होते हैं और कृषि क्या होती है, आइए इसके बारे में पढ़ें। जनजीवन, इस क्षेत्र में लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी की अधिकता है। काली मिट्टी, जब काली मिट्टी का नाम आता है तो एक विशेष फसल इस काली मिट्टी में अत्यधिक अच्छी पैदावार देती है, जिसका नाम कपास है। हम ऐसे कह सकते हैं कि काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है, कपास की। या इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि कपास की फसल किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी। ठीक है, आगे देखते हैं। इन क्षेत्र में धात्विक और अधात्विक खनिज पदार्थ की प्रधानता है। दक्षिणी पठार में खनन, खनन का मतलब है कोयला संबंधित। कोयले की जो बड़ी बड़ी खदानें होती हैं, तो कोयले को जब निकाला जाता है तो खोद कर निकाला जाता है, क्योंकि ठोस चट्टान के रूप में कोयला मिलता है, तो उसको खोद करके खनन प्रक्रिया के अंतर्गत निकाला जाता है। और खनन प्रक्रिया में तमाम कामों के लिए मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। कृषि का, इस क्षेत्र में कृषि कार्य भी होते हैं, यानी दक्षिण पठारी भाग में, क्योंकि वहां की भूमि में उपजाऊपन है तो कृषि भी होती है। आगे देखते हैं। जनजाति द्वारा झूम कृषि की जाती है, यानी दक्षिण पठारी भाग में जो वहां की जनजाति है, झूम कृषि, जिसको स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। झूम कृषि क्या है, आप सब सुने होंगे, हो सकता है बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी बता दें। झूम कृषि ऐसी खेती होती है जो जनजाति द्वारा की जाती है ऐसे स्थान पर जहां समतल खेत नहीं है। वहां खेत बनाए जाते हैं, जैसे झाड़ झंकार है, छोटे पौधे हैं और भूमि उपजाऊ है, तो उन क्षेत्रों पर इनको साफ करके भूमि की जो उर्वरा शक्ति है प्राकृतिक, उसमें खेती ये जनजाति लोग करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक उस भूमि में उर्वरा शक्ति होती है। उसके बाद धीरे धीरे जब उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि इन जनजातियों को खाद आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और उसके बाद उर्वरा शक्ति जब नष्ट हो जाती है तो ये जनजाति लोग उस स्थान को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, फिर इस प्रकार की खेती करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो जीवन निर्वाह कृषि होती है, यानी कुछ ऐसी खेती होती है, कृषि होती है जो जीवन निर्वाह कृषि होती है, यानी अपने जीवन यापन के लिए उत्पन्न किए जाने वाले फसल या खाद्य पदार्थ सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए, वो जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आती है। बाकी व्यापारिक कृषि, यानी व्यापार करने के उद्देश्य से जो बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र में कृषि की जाती है, वह व्यापारिक कृषि कहलाती है। आगे देखते हैं। यहाँ विविध भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं।
जब इस क्षेत्र में अनेक भाषावासी लोग रहते हैं तो उनकी संस्कृति अलग होगी। जैसे तमिल भाषा, तेलुगु बोलने वाले लोग रहते हैं, कन्नड़ बोलने वाले लोग रहते हैं, मराठी बोलने वाले, उड़िया आदि भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो उनकी संस्कृति और रहन सहन अलग होगा। क्योंकि जब भाषा अलग होगी तो संस्कृति भी भिन्न होगी। हमारा भारत ऐसा देश है, अगर इसका 4 कोना लें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो यहाँ पर विभिन्न भाषाओं के अलावा संस्कृति और रहन सहन अलग हो जाता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि कुछ कुछ किलोमीटर पर, 50-100 किलोमीटर पर ही भाषा और संस्कृति बदलती है। आगे देखते हैं कृषि। इन क्षेत्रों में खेती और कृषि क्या व्यवस्था है, आइए जानें। मेघालय पठार में जनजाति द्वारा जीवन निर्वाह झूम कृषि की जाती। झूम आ गया, वही है झूम कृषि, मतलब ऐसी खेती जनजाति द्वारा की जाती है जो मैदानों को, घास और छोटे पौधे होते हैं उनको साफ करके वहां खेती करते हैं, और जब भूमि की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति से फसल उत्पादन करते हैं, कुछ समय बाद, साल 2 साल 4 साल बाद, जब उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तो वहां के लोग इस कृषि को छोड़कर अन्य स्थान पर जाके इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। इसे ही झूम कृषि, स्थानांतरण कृषि आदि नामों से जानते हैं। आगे देखते हैं काली मिट्टी की अधिकता है जहां कपास की कृषि की जाती है। चर्चा अभी ऊपर की आ गई। इन क्षेत्रों में काली मिट्टी की अधिकता है, जहां काली मिट्टी के क्षेत्र मिलते हैं वहां पर कपास की अच्छी पैदावार होती है। जब अच्छी पैदावार होती है तो इन क्षेत्रों में काली मिट्टी में कपास उत्पन्न किया जाता है। आगे देखते हैं सिंचाई की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है, जिसके कारण अन्य फसल की भी अच्छी पैदावार होती है। जैसे गेहूं, जौ, गन्ना, ज्वार, बाजरा आदि। ये जो फसल नाम ले रहा है ये प्रमुख है, ये अधिक पैदावार होती है। लेकिन बाकी जो अन्य फसल है वो भी कुछ मात्रा में होती है। जैसे किसी क्षेत्र का नाम लिया जाता है कि इस क्षेत्र में गेहूं अधिक होता है या ये फसल होती है, तो वो प्रमुख फसलें हैं, यानी अधिक मात्रा में जो उत्पन्न होती है उसका नाम लिया जाता है। बाकी छोटी मात्रा में जो होता है वो उसके सहयोगी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने ये जाना। फिर इसके आगे भी हम लोग देखेंगे कि जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत कृषि संबंधी, उद्योग धंधे संबंधी इस क्षेत्र में क्या व्यवस्था होती है। हमारी क्षेत्र में जो कृषि होती है वो अच्छी दशा में होती है, इसी की चर्चा कर रहे थे। इसके आगे देखते हैं मैदानी और डेल्टाई क्षेत्र में चावल की खेती होती है, क्योंकि चावल खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए कृषि वहां चावल की अच्छी पैदावार होती है जहां पर अधिक पानी मिले या सिंचाई द्वारा उपलब्ध कराया जाए। आगे देखते हैं इसके अलावा पर्वतीय भागों में तंबाकू, चाय, काजू, कॉफी, रेशम उद्योग, मसाले, फूल, बागवानी, फल आदि का उत्पादन होता है। यानी ये तो चावल की खेती होती है। इसके अलावा जो पर्वतीय भाग हैं, ऊंचे स्थानों पर इन फसल की भी या इस चीज की भी अच्छी पैदावार होती है। आगे देखते हैं उद्योग धंधे। यहाँ के लोग क्या उद्योग धंधे करते हैं। खनिज की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, यानी दक्षिण पठारी भाग में खनिज पदार्थ अधिक है, तो स्वाभाविक रूप से उससे जुड़े उद्योग भी होंगे। आगे देखें जैसे क्या क्या खनिज उत्पन्न होता है, पैदा होता है, खोद के निकाला जाता है। लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, चांदी, टीन, बॉक्साइट, मैग्नीज, टंगस्टन, कोयला आदि का खनन होता है। खनिज पदार्थ आप सब जान ही रहे होंगे, भूमि खोद कर निकाले गए ऐसे मूल्यवान पदार्थ जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अभी कुछ नाम लिए हैं, ये सब खनिज पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इन क्षेत्रों में विद्युत परियोजना का भी विकास हुआ, यानी बिजली पैदा करने वाली परियोजना भी इन क्षेत्र में विकसित है। इसके अलावा सूती उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच का उद्योग, दिया सलाई का उद्योग, लौह इस्पात का उद्योग, तेल शोधन कारखाना, चीनी उद्योग, मोटर वाहन निर्माण उद्योग, फिल्म उद्योग आदि। सूती उद्योग, आप ध्यान दीजिए कि जहां पर कच्ची सामग्री अधिक उपलब्ध होगी वहां पर उससे संबंधित कारखाने अधिक होंगे। जैसे
इन क्षेत्रों में दक्षिण पठारी क्षेत्रों में, जब अभी नीचे हम चर्चा करेंगे प्रमुख नगर में, जहां आपका महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि आएगा, इन क्षेत्रों में कपड़े की मिलें अधिक होंगी। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इन क्षेत्रों में काली मिट्टी होती है और काली मिट्टी में कपास अच्छा होता है और कपास से सूत बनता है, तो कपड़े संबंधी जो कारखाना है इसके पास होगा। ये व्यवसाय का ये प्रमुख नियम कह सकते हैं कि जो वही कारखाना लगता है या ऐसे क्षेत्र में लगता है जहां से कच्ची सामग्री पास उपलब्ध हो जाए। जैसे मान लीजिए गन्ना है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अधिक होता है, तो चीनी मिले उत्तर प्रदेश में गन्ना जहां उत्पादन क्षेत्र होता है उसके निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित होती है, जिससे आने जाने में कम समय, कम पैसा लगे, जो उद्योग के लिए लाभदायक हो। आगे देखते हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योग भी प्रचलित है, जिसमें कालीन बनाना, चटाई बनाना, टोकरी बनाना आदि, यानी छोटे छोटे काम। इसमें लघु और कुटीर उद्योग दो है, एक नहीं है। लघु और कुटीर उद्योग जान लें। जो बड़े उद्योग होते हैं जिसमें बड़े भूमि की आवश्यकता होती है, बड़े धन की आवश्यकता होती है, बड़े यंत्र की आवश्यकता होती है, बड़ी परियोजना कह सकते हैं जिसमें मानवीय श्रम अधिक होता है। और ठीक उसका उल्टा लघु उद्योग हो गया जिसमें कम भूमि, कम मानवीय श्रम, कम यंत्र में ये व्यवस्था हो जाता है। और लघु के अलावा जो कुटीर उद्योग है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं एक परिवार द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय। जैसे कालीन बनाना, एक घर पर परिवार के लोग कालीन बना रहे हैं। जैसे हम ये देख सकते हैं कुम्हार जो होते हैं मिट्टी बर्तन बनाने वाले, तो उनके घर परिवार वाले लगे रहते हैं, वो आपका कुटीर उद्योग है। इसी प्रकार जो छोटे छोटे जैसे चटाई बनाना, टोकरी बनाना आदि, जो इस प्रकार के छोटे उद्योग होते हैं जो एक ही परिवार के सदस्य आपस में मिलकर करते हैं, उसको हम कुटीर उद्योग कहते हैं। तो इस प्रकार के कालीन बनाना, चटाई बनाना, टोकरी आदि बनाना इसके अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं प्रमुख राज्य और नगर दक्षिण पठारी भाग के। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मेघालय आदि हैं जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख राज्य में आते हैं। अब देखते हैं इन क्षेत्रों के प्रमुख नगर। बम्बई या मुंबई जो समय समय नाम बदलता रहता है, चेन्नई पुराना नाम मद्रास, नागपुर, इंदौर, मैसूर, सोलापुर, सतारा, पुणे, भिलाई, बोकारो, कोयम्बटूर आदि, ये इन क्षेत्र के प्रमुख राज्य और नगर हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने जाना कि दक्षिण पठारी भाग में क्या उद्योग धंधे होते हैं, क्या व्यवस्था होती है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आइए रिवीजन करें कि छोटा नागपुर पठार क्यों प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ पर खनिज की उपलब्धता अधिक मात्रा में है, इस कारण वो भारत में नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। झूम कृषि क्या है? झूम कृषि ऐसी है जो जनजाति द्वारा की जाती है। किसी क्षेत्र की भूमि को साफ करके घास, छोटे पेड़ पौधे को साफ करके प्राकृतिक उर्वरा शक्ति में वो फसल पैदा करते हैं। जब तक भूमि की उर्वरा शक्ति रहती तब तक करते हैं, जब खत्म हो जाती है तो उसको छोड़ के अन्य स्थान पर चले जाते हैं। उसको झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद जो इसका चौथा भाग बचता है उसके बारे में हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे।